बच्चों, इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 4th चैप्टर ऊष्मा के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला देखिए, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर बताइए। तो देखिए, दोनों में क्या समानताएं हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में। तो पहली जो समानता है इसमें ये है, दोनों ही थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, चाहे वो लेबोरेटरी थर्मामीटर है या डॉक्टरी थर्मामीटर है, दोनों से तापमान को मापा। दूसरी जो समानता है, दोनों ही थर्मामीटर में पारा द्रव के रूप में भरा होता है, चाहे वो प्रयोगशाला तापमापी है या डॉक्टरी तापमापी है, दोनों में पारा भरा रहता है द्रव के रूप में। तीसरा जो समानता है यह है, दोनों ही थर्मामीटर में तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो कौन कौन सी समानताएं हो गई? दोनों ही थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, दूसरा दोनों ही थर्मामीटर में पारा द्रव के रूप में भरा रहता है, और तीसरी समानता है, दोनों ही थर्मामीटर में तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो ये तो थी दोनों थर्मामीटर के बीच की समानताएं। अब हम प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच कौन कौन सी असमानताएं या अंतर हैं ये बताएंगे। दोनों के बीच में अंतर, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में अंतर। तो देखिए, पहला अंतर है, जो प्रयोगशाला तापमापी है उसके द्वारा पदार्थों का तापमान मापा जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा हम अपने शरीर का ताप मापते हैं। हमें जब कभी बुखार आता है तो हम क्या करते हैं, जिस थर्मामीटर से हम मापते हैं वो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। दूसरा है, प्रयोगशाला तापमापी की परास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये दो मुख्य अंतर हैं। प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा पदार्थों का तापमान मापा जाता है, जैसे पानी का तापमान जिस हम थर्मामीटर से नापते हैं वो लेबोरेटरी थर्मामीटर या प्रयोगशाला तापमापी होता है, और जब हम अपने शरीर का ताप मापते हैं वो डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। प्रयोगशाला तापमापी जो है ये कम से कम -10 डिग्री सेल्सियस की माप ले सकता है और अधिक से अधिक 110 डिग्री सेल्सियस की माप ले सकता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। प्रश्न है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी और प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। देखिए, ऊष्मा चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ऊष्मा चालक कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, ये ऊष्मा के चालक हैं। इसीलिए घरों में खाना बनाने के बर्तन धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि धातु ऊष्मा की चालक होती है, इसलिए धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम और तांबे के आपने देखा होगा, ये तार भी बनाए जाते हैं इनके, क्योंकि ये ऊष्मा के चालक हैं। ऊष्मारोधी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता ऊष्मारोधी कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। आपने देखा होगा, खाना बनाने का जो प्रेशर कुकर होता है उसमें कुकर तो धातु का बना होता है, लेकिन उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? ऊष्मारोधी है। प्रेशर कुकर तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसका हैंडल प्लास्टिक का है, इसलिए गर्म नहीं होता, क्योंकि वो ऊष्मारोधी है। तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, और ऊष्मारोधी कौन से हो गए? जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये कैसे हो गए? ऊष्मारोधी हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, बीच में गैप है, इसको भरना है। पहला है, कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी किससे होती है? तापमापी द्वारा या थर्मामीटर से हम मापते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ख है, उबलते हुए पानी का ताप किससे लेते हैं? ये हम लेते हैं प्रयोगशाला तापमापी से, डॉक्टरी तापमापी से इसको नहीं मापा जा सकता है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमापी द्वारा होती है। उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता।
ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। आगे देखिए, इसी में बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहते हैं। जैसे सूरज से हम तक गर्मी विकिरण से पहुंचती है। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। फिर हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो इसको देखिए, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जाड़ों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। आगे देखिए प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। देखिए, कॉलम ए में कुछ सेंटेंस दे रखे, कॉलम बी में शब्द दे रखे, सही आपस में मिलाना है। पहला है, देखिए, थल समीर के बहने का समय, रात को बहती है थल समीर, तो हम चौथे नंबर का, बी में चौथे नंबर का। समुद्र समीर के बहने का समय कब होता है? दिन का समय, कॉलम बी में थर्ड नंबर है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं, बी कॉलम में सेकंड नंबर में है। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय कब है? देखिए, बी कॉलम में, गर्मियों में, पहला है बी कॉलम। तो क्या हो गया? देखिए, थल समीर के बहने का समय रात है, समुद्र समीर के बहने का समय दिन, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियाँ, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियाँ हैं। तो इस तरह से अगर हमें पूरा चैप्टर समझ में आता है तो हम ये जो सेंटेंस हमें दे रखे और शब्द दे रखे बी कॉलम में, इनको आपस में सही मिलान या मैच कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब हमें चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। आंसर है, देखिए, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि वस्त्रों की परतों के बीच वायु भरी रहती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकाल पाती और हमें गर्मी या उष्णता का अनुभव होता है। इसी तरह से सर्दियों में अगर हम एक मोटा कंबल और दो पतले कंबल में से चुनने को कहा जाए तो हमें दो पतले कंबल लेने चाहिए, क्योंकि दो पतले कंबल के बीच में जो परत है उसमें वायु भरी रहती है और उससे वो हमें गर्म रखता है। अब यहाँ पे देखिए, चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। देखिए, इस चित्र में दे रखा है, एक बर्नर है, इसको जला रखा है, इसके ऊपर एक जाली है, जाली के ऊपर एक बर्तन रखा है धातु का, उस बर्तन के अंदर पानी रखा है, इसको गर्म करा जा रहा है। तो पानी कैसे गर्म होगा? संवहन के द्वारा पानी गर्म होता है। तो देखिए, पानी संवहन के द्वारा गर्म होता है, यानी पहले पानी जो नीचे गर्म हो रहा, गर्म पानी ऊपर को उठेगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे को आएगा और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। अब बर्तन है, बर्तन में कैसे हो रहा है स्थानांतरण? चालन के द्वारा। बर्तन पहले वहीं पे गर्म होता है जहाँ पे बर्नर लगा है, धीरे धीरे पूरा बर्तन ऊपर तक गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा स्थानांतरित कैसे हो रही? चालन के द्वारा। तो चालन के द्वारा यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। और बर्नर से ऊपर कैसे जा रही है ऊष्मा? विकिरण के द्वारा, क्योंकि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पे बर्नर के द्वारा पानी गर्म करने में संवहन, चालन, विकिरण तीनों विधियों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। द्रव में संवहन के द्वारा स्थानांतरण हो रहा, धातु में चालन के द्वारा हो रहा
और विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न है, गर्म जलवायु के स्थान पर परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। गर्म जलवायु के स्थान पर घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग अधिक ऊष्मा को परावर्तित कर देता है और बहुत कम ऊष्मा अवशोषित कर पाता है, जिसके कारण दीवारें अधिक गर्म नहीं हो पाती और घर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। क्योंकि सफ़ेद रंग क्या करता है, ऊष्मा के अधिकांश भाग को लौटा देता है या परावर्तित कर देता है और बहुत कम भाग को अवशोषित करता है। इसलिए जो गर्म जलवायु के स्थानों के घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट करने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, अंदर तक ज़्यादा गर्मी नहीं जाएगी कमरे के अंदर तक, इससे घर थोड़ा ठंडा रहेगा। प्रश्न है, देखिए, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। 4 ऑप्शन दे रखे। पहला है 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, तीसरा है 20 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन। अगला है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। ख, न तो गोली लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ग, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। घ, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। अब देखिए, गोली का और जल का दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इसलिए सही आंसर है ख, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर, क्योंकि यहाँ लोहे की गोली का ताप भी 40 डिग्री सेल्सियस है, जल का ताप भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अगला है, लकड़ी की 1 चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर है क, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। चालन में आपको मालूम होगा, कण क्या करते हैं, अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण की ओर को होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्योंकि चम्मच आइसक्रीम के प्याले में रखी है, आइसक्रीम ठंडी है, तो लकड़ी की चम्मच का दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। क, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ख, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। घ, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो इसका आंसर है ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तांबा जो है एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक है, इसलिए स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में नीचे से कॉपर की तली लगाई जाती है, क्योंकि तांबा जो है स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो इस तरह से आपने ऊष्मा चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखे। इसके लिए आप इस चैप्टर का वीडियो भी ध्यान से देखिए, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।